इतिहास का सबसे बड़ा पैराडॉक्स देखिए, जिस सिस्टम ने पिछले 50 सालों से दूसरे देशों को अपना चेस बोर्ड बना रखा था, जो मिडिल ईस्ट के हर कोने में प्रॉक्सी वार चला रहा था, आज 2026 में वही सिस्टम अपने ही घर में अपने सबसे बुरे डरावने सपने को सच होता हुआ देख रहा है। एक ऐसा जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक आया है जिसने ग्लोबल मैप को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस महासंकट की शुरुआत किसी बॉर्डर पर मिसाइल चलने से नहीं, इसका ओरिजिन उन्हीं के देशों की सड़कों पर पैदा हुए एक चिंगारी से हुआ था, जिसे दुनिया ने मामूली समझा था। और इसी चिंगारी ने आज 2026 में उस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को जन्म दिया है, जिसे मिडिल ईस्ट की नींव हिलाकर रख दी है। लेकिन यह हमला सिर्फ तेहरान की सड़कों पर सीमित नहीं था। 28 फरवरी की उस ऐतिहासिक सुबह तेहरान के साथ साथ इस्फहान, कोम और करमान शाह जैसे रणनीतिक शहरों में एक साथ धमाके हुए। अमेरिका और इजराइल की ज्वाइंट स्ट्राइक ने ईरान के रक्षा मंत्रालय, इंटेलिजेंस मुख्यालय और उनकी सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट्स को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत खंडर बना दिया। ये हमारे ईरान की मेगा सीरीज का 14th और आखिरी एपिसोड है। पिछले 13 एपिसोड में हमने 5000 साल का जो खूनी इतिहास खंगाला है, वो सब आज इस एक पॉइंट पर आकर टकरा रहा है। आज हम देखेंगे कि इस महासंकट की दी एंड कैसे हो रही है। एपिसोड 13 में हमने एनालाइज किया था कि कैसे अमेरिका के मैक्सिमम प्रेशर और सैंक्शन ने ईरान की इकोनॉमी को एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा दिया था जहां सिर्फ एक माचिस की तीली की जरूरत थी। ऑयल का गेम और न्यूक्लियर जिद ने ईरान को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया था। यह वही बारूद था जिसने 2022 और 2023 में महसा अमीन प्रोटेस्ट से पहले की आग लगाई थी। लेकिन यह एक ऐसा बहुत बड़ा सच है जो दुनिया की मीडिया अक्सर छिपा जाती है। महसा अमीन कोई आम ईरानी लड़की नहीं थी। उसका असली नाम था जीना अमीनी और वो एक कुर्द थी। कुर्द कौन है? कुर्द दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी कम्युनिटी है जिनका अपना कोई देश नहीं है। ये लोग ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की के बॉर्डर के बीच बटे हुए और दशकों से अपने एक आजाद देश मतलब कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। ईरान की सरकार इस कुर्दिश पहचान से बहुत खौफ खाती है। उन्हें हमेशा डर रहता है कि कहीं कुर्द लोग बगावत करके ईरान का एक हिस्सा तोड़ ना दे। इसलिए जब एक कुर्दी लड़की की पुलिस कस्टडी में मौत हुई तो सबसे पहला और सबसे भयानक ज्वालामुखी ईरान के कुर्दिस्तान इलाके में ही फटा। सरकार ने इन कुर्द इलाकों में मिलिट्री टैंक भेज दिए और सबसे ज्यादा खून खराबा यही हुआ था। इस घटना ने दुनिया को दिखा दिया था कि ईरान सिर्फ अमेरिका या इजराइल जैसे बाहरी दुश्मनों से नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो अंदर से भी बुरी तरह से दरक चुका है। बाहर से देखने पर मीडिया को लगता है कि यह जस्ट एक ड्रेस कोड मतलब बुर्के का प्रोटेस्ट है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। आप में से जिन लोगों ने इस पूरी सीरीज को एपिसोड 1 से ध्यान से देखा है, वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि ईरान की जनता के अंदर ये गुस्सा सिर्फ एक हिजाब का नहीं था। ये गुस्सा एपिसोड 9 के उस टूटे हुए वादों का था और एपिसोड 13 के उन क्रूर सैंक्शंस का था जिसने मिडिल क्लास को गरीबी रेखा से और नीचे धकेल दिया था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी और डेटा कुछ और ही इशारा कर रहे थे। असली ट्रिगर पॉइंट था देश का एक्सट्रीम इकोनॉमिकल कोलैप्स। रियाल की वैल्यू रस्ताल में जा चुकी थी। एक कॉमन सिटीजन जो कभी शानदार पर्शियन कल्चर पर गर्व करता था और उसका हिस्सा था, आज वो दूध और ब्रेड जैसी बेसिक नीड के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था। साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी फैमिली की लाइफ टाइम सेविंग रातों रात वेपोराइज हो जाती है तो वो गुस्सा एक नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं रह जाता है, वो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बन जाता है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों ने पब्लिक का गुस्सा पीक पर पहुंचा दिया था। टॉप लीडर को यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि यह 1979 के बाद का सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए उन्होंने इसे कुचलने के लिए अपना पूरा सिक्योरिटी स्टेट मॉडल एक्टिव कर दिया था। इंटरनेट पर एक्सट्रीम सर्विलांस लगा दिए गए थे। आपको लगता होगा कि इंटरनेट ब्लैकआउट इसलिए किया गया था ताकि बाहरी देशों की इंटेलिजेंस को रोका जा सके। तानाशाह को बाहर की आर्मी से उतना डर नहीं लगता है जितना अपने ही देश के यूथ और स्मार्टफोन से लगता है। वो जानते थे कि अगर पब्लिक डिजिटली एक साथ सिंक हो गई तो इस रिजीम का गिरना तय है। इस बीच अमेरिका और यूरोप के साथ चल रही न्यूक्लियर डील की भी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। दोनों तरफ से मतलब अमेरिका और ईरान की तरफ से सीक्रेट बैक चैनल कम्युनिकेशन हो रहे थे। देश अंदर से खोखला हो रहा था और डिप्लोमेटिक लेवल पर पूरी दुनिया से ईरान अकेला पड़ चुका था। 2023 का वो टाइम जिसने 2026 की उस तबाही की स्क्रिप्ट लिखी थी जिसे आज हम अपनी
आंखों से देख रहे हैं। सत्ता पर प्रेशर इतना ज्यादा था कि उन्हें अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक नए बड़े दुश्मन की सख्त जरूरत थी। अब देश के अंदर सिस्टम फेल होता जा रहा था, तो गवर्नमेंट को अपनी जनता को एक बाहरी टारगेट देना पड़ा। अप्रैल 2024 में बॉर्डर के उस पार कुछ ऐसा होने वाला था जिसने दशकों पुराने शैडो वॉर को, सारे रूल्स को हमेशा के लिए तोड़ दिया। 14 अप्रैल 2024 की रात मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में एक रेड लाइन क्रॉस करने वाली रात बन गई। ईरान ने इतिहास में पहली बार अपने ही नाम से, अपनी ही टेरिटरी से सीधे इजराइल पर हमला बोल दिया। आसमान में एक साथ 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन का झुंड उड़ने लगा था। यह 50 साल पुरानी जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा शिफ्ट था। लेकिन यह एक बहुत गहरा सवाल है कि जो देश अंदर से इकोनॉमिकली टूट रहा है, उसने यह डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन मिशन क्यों चुना? इसके पीछे का चेस गेम बहुत गहरा है। इससे कुछ टाइम पहले सीरिया में ईरान के जो एम्बेसी बेस है वहां पर एक एयर स्ट्राइक हुई थी जिसने उनके मिलिट्री ईगो को चोट पहुंचाई थी। उस ऑपरेशन ने उनके कई टॉप जनरल को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। अब लीडर्स को अपने ही हार्ड लाइन की तरफ से एक्सट्रीम प्रेशर बन चुका था। उन्हें अपनी पावर का डिस्प्ले करना सर्वाइवल के लिए जरूरी हो गया था, ताकि वो अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को यह सिग्नल दे सके कि बॉस इज बैक। इसी सिचुएशन ने उन्हें यह जुआ खेलने पर फोर्स कर दिया था। भले ही इजराइल, अमेरिका और उनके अलाइज के आयरन डोम ने, पूरे सिस्टम ने 99% वेपन्स को हवा में ही राख कर दिया हो, लेकिन इस स्टेप ने एक बैरियर को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। ग्लोबल कम्युनिटी को समझ आ गया था कि अब वॉर शैडो में नहीं बल्कि खुले आसमान में लड़ी जाएगी। इस शोर शराबे के बीच में अंडरग्राउंड एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट गेम चल रहा था जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बहुत ही डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका था। यूरेनियम का इनरिचमेंट वेपन ग्रेड के थ्रेशोल्ड पर खड़ा था। अमेरिका और यूरोप लगातार वार्निंग दे रहे थे कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर खड़े हैं। वेस्ट को अब वो लीगल एग्जीक्यूशन मिल चुका था जिसका वो सालों से वेट कर रहे थे। मीडिया को लग रहा था कि अप्रैल का यह कॉन्फ्लिक्ट ही क्लाइमेक्स होगा, लेकिन असली शॉक तो 2025 में आने वाला था, जब न्यूक्लियर साइट को डायरेक्ट टारगेट किया जाएगा और पूरे रीजन 12 दिन तक एक भयंकर मिलिट्री एक्सक्लेशन का गवाह बनेगा। एपिसोड 11 में हमने डिकोड किया था कि अमेरिका ने अरब देशों में अपने मिलिट्री बेस क्यों सेटअप किए हुए थे। अप्रैल 2024 में सीधे कॉन्फ्लिक्ट के बाद अब इन बेसिस का रियल यूज होने वाला था। जून 2025 में दुनिया ने एक ऐसा एक्शन देखा जिसे हिस्ट्री बुक में 12 डे शॉक के नाम से लिखा जाएगा। 13 से 24 जून के बीच में इजराइल और ईरान के बीच एक डायरेक्ट वॉर शुरू हो गई। इस बार यह गेम किसी हिजबुल्लाह या हमास के थ्रू नहीं खेला जा रहा था। फोर्दो, नतांज और इस्फाहान जैसे कॉम्प्लेक्स जो पहाड़ों की सैकड़ों फीट गहराई में बने थे, उन्हें टारगेट किया गया। उनका मेन मिशन उसी अल्टीमेटम वेपन मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना था जो अपने फाइनल स्टेज पर था। यह 1979 के बाद में ईरान की टेरिटरी पर वेस्टर्न पावर का सबसे एग्रेसिव मिलिट्री ऑपरेशन था। यह एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसे समझना होगा। यह स्ट्राइक केवल कंक्रीट की बिल्डिंग पर नहीं था, यह टॉप लीडरशिप के लिए एक डायरेक्ट मैसेज था कि उनका कोई भी अंडरग्राउंड बंकर अब सेफ नहीं है। लेकिन इस 12 डे शॉक का सबसे एक्सट्रीम इंपैक्ट हथियार पर नहीं बल्कि इकोनॉमी पर पड़ा। सितंबर 2025 में यूनाइटेड नेशन ने स्नैपबैक सैंक्शन इंप्लीमेंट कर दिया। इस सैंक्शन का मैकेनिज्म ऐसा था कि एक ही झटके में सारे पुराने और हार्श जो रिस्ट्रिक्शन जो थे वो ऑटोमेटिकली वापस लौट आए हैं। ईरान के फॉरेन एसेट को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया। बैंकिंग सेक्टर और ऑयल एक्सपोर्ट पर ऐसा ब्लॉक लगा जिसने रियाल की वैल्यू को जीरो कर दिया। अब इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन में बदल गया और ग्लोबल सप्लाई चेन कटने से जॉब पूरी तरह से वॉश आउट हो गई। लीडर्स का पूरा फोकस बाहरी मिलिट्री एक्शन पर था। उन्हें लगता था कि जनता देशभक्ति में उनका साथ देगी, लेकिन अंदर ही अंदर सिटीजन एक्सट्रीम पॉवर्टी से टूट चुके थे। जब बच्चों का पेट खाली होता है तो सिस्टम का डर इवोपरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस सैंक्शन ने एक ऐसा इकोनॉमिकल ब्लैक होल क्रिएट कर दिया था जिसे अब कोई भी रिजीम नहीं रोक सकती थी। लीडर्स को लग रहा था कि मेन थ्रेट सिर्फ बॉर्डर पर बैठा हुआ है। किस्मत का खेल देखिए,
ठीक 46 साल बाद देश उसी टर्निंग पॉइंट पर वापस आ खड़ा था। 28 सितंबर 2025 को तेहरान का ग्रैंड बाजार, जो देश की इकोनॉमी का दिल माना जाता था, प्रोटेस्ट का एपिसेंटर बन चुका था। स्टार्टिंग में यह सिर्फ एक महंगाई और गिरते रियाल के अगेंस्ट एक इकोनॉमिकल प्रोटेस्ट था। बिजनेसमैन और आम सिटीजन अपनी बेसिक लाइफ बचाने के लिए भीख मांग रहे थे। लेकिन जब किसी इंसान के पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता है तो डर दिमाग से डिलीट हो जाता है। देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट 100 से ज्यादा सिटीज में जंगल की आग की तरह फैल गए। अब सड़कों पर गूंजने वाली डिमांड सिर्फ रोटी की नहीं थी, यह एक डायरेक्ट रिजीम शिफ्ट की ललकार बन चुकी थी। लीडरशिप को लगा कि वो इस प्रोटेस्ट को भी अपनी पुरानी मॉनिटरिंग और क्रैकडाउन पॉलिसी से सप्रेस कर देंगे, लेकिन उनका यह कैलकुलेशन गलत साबित हुआ। इस बार सड़कों पर सिर्फ स्टूडेंट नहीं थे, देश का वो एलिट क्लास और वो धार्मिक वर्ग भी उतर आया था जो कभी इस सिस्टम का सबसे बड़ा पिलर हुआ करता था। जब रेजिम के सर्वाइवल पर ही एक्सट्रीम थ्रेट मंडराने लगा तो जनवरी 2026 में गवर्नमेंट ने पैनिक बटन दबाते हुए इंटरनेट का ब्लैकआउट कर दिया। सड़कों पर एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट क्राइसिस क्रिएट हो गया। लीडर्स यह चाहते थे कि अंदर का यह खूनी मंजर बाहरी दुनिया तक ना पहुंच पाए, लेकिन सैटेलाइट, स्टारलिंक और डार्क वेव के थ्रू वीडियोस लीक हो रहे थे। यहीं से ईरान में अमेरिका की फाइनल एंट्री होती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक अल्टीमेटम इशू कर दिया कि अगर यह क्रैकडाउन तुरंत नहीं रुका तो कॉन्सिक्वेंस डेंजर होंगे। इसी प्रेशर के बीच अमेरिका ने अपना एक मैसिव आर्म्ड यानी दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट के ओशंस में रवाना कर दिया। फरवरी 2026 आ चुकी थी, पर्दे के पीछे चल रही सारी न्यूक्लियर टॉक्स डेड हो चुकी थी और फिर 28 फरवरी की सुबह आसमान से वो स्ट्राइक हुई जिसने आधी सेंचुरी की हिस्ट्री को एक झटके में ही चेंज कर दिया। आज का यह जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एक रात का नतीजा नहीं है, यह उन तमाम इवेंट्स का बटरफ्लाई इफेक्ट है जो हमने इस सीरीज में देखे हैं। एपिसोड 8 का ऑयल कर्स, एपिसोड 9 का यूएस कॉन्फ्लिक्ट और एपिसोड 11 का मिलिट्री बेसेस का जाल, ये सब कंबाइन होकर आज के इस ब्लास्ट को ट्रिगर कर रहे थे। 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख थी जब अमेरिका का अल्टीमेटम ओवर हो चुका था, डिप्लोमेसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी अमेरिका की वॉर रूम से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का डायरेक्ट ऑर्डर पास होता है। ये 50 सालों की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ज्वाइंट एरियल स्ट्राइक था। तेहरान, इरफान और क्रोम के आसमान पर एक साथ दर्जनों फाइटर जेट और मिसाइलें गूंजने लगी। ईरान के मेन कमांड सेंटर, रडार सिस्टम और कम्युनिकेशन हब्स को एक ही वेव्स में अंधेरे में धकेल दिया गया। लेकिन इस पूरे गेम का सबसे माइंड ब्लोइंग मूव अभी पेंडिंग था। तेहरान के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसी स्ट्राइक हुई जिसने 1979 के बाद में पूरे पावर स्ट्रक्चर को ही कोलैप्स कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी के कॉम्प्लेक्स को डायरेक्ट हिट किया गया और उनके न्यूट्रलाइज होने की खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। इस महासंकट के बीच में ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने वो फैसला लिया जिसने आग में घी डालने का काम किया है। मोज्तबा खमेनी को ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है। मोज्तबा, जिन्हें उनके पिता से भी ज्यादा हार्डलाइनर और कट्टर माना जाता है, उनका चुनाव दुनिया के लिए ईरान का एक डिफाइन मैसेज था, एक ऐसा संदेश जो चीख चीख कर कह रहा था कि लीडरशिप कमजोर नहीं है बल्कि और भी सख्त हो चुकी है। मोज्तबा के कमान संभालते ही इजराइल और अमेरिका के बेसों पर ड्रोन और मिसाइल हमले और तेज हो गए हैं। यह सिर्फ एक लीडर की डेथ नहीं थी, यह उस पूरे 50 साल पुरानी थियोक्रेटिक आइडियोलॉजी का शटडाउन था। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम रेजिम का सबसे बड़ा चेहरा एक डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन में हटाया गया था। इसके तुरंत बाद में एक एक्सट्रीम रिटेलिएशन स्टार्ट हुआ। ईरान की बची कुची फोर्स ने पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद अमेरिकन शिप्स पर अपनी आखिरी बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करना शुरू कर दी हैं। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का वो रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वो खतरे में आ गया है और रातों रात पेट्रोल के प्राइस में एक बहुत बड़ा स्पाइक नोटिस किया गया है। उधर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस जंग को और भी डरावने मोड़ पर लेकर आ गया है। ट्रंप ने इसे एक मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन करार देते हुए साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका का मकसद सिर्फ हमला करना नहीं बल्कि ईरान के मिसाइल ढांचे और सरकार के वजूद को ही मिटाना है। ट्रंप ने यहां तक संकेत दिया कि नया सुप्रीम लीडर मोज्तबा भी अब अमेरिका के सीधे टारगेट पर बन चुका है। लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान के प्रॉक्सी
ग्रुप ने रेड सी में कॉमर्शियल जहाज पर अटैक बढ़ा दिए हैं, जैसे कोई घायल शेर आखिरी हमला करता है। लेकिन असली वॉर अब भी देश के अंदर चल रहा है। इतने बड़े बाहरी हमले के बाद भी सड़कों पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट रुके नहीं है, बल्कि अब रेजिम शिफ्ट की डिमांड और ज्यादा वायलेंट होती जा रही है। आज तेहरान की गलियों में एक नया खौफनाक नारा गूंज रहा है, मर्ज बर मोज तबा, यानी मोजतबा की मौत। जहां तक एक तरफ IRGC और कट्टरपंथी मौलवी मोजतबा की ढाल बनकर खड़े हुए हैं, वहीं देश की आम जनता अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। ईरान आज इतिहास के सबसे बड़े गृह युद्ध और बाहरी हमले के दोराहे पर खड़ा है। आज मार्च 2026 आ चुका है। गवर्नमेंट एक तरफ अमेरिका और इजराइल के स्ट्राइक्स को फेस कर रही है और दूसरी तरफ अपनी ही पब्लिक से अपना वजूद बचा रही है। हम हिस्ट्री के बिल्कुल एंड गेम पर खड़े हुए हैं और फ्यूचर एक बहुत बड़े ब्लैक होल में है। आज जो ये मिडिल ईस्ट में टेंशन है, क्या ये एक नए वॉर का ट्रिगर पॉइंट बनेगी या फिर ईरान में एक और बड़ा रेवोल्यूशन आएगा जो इस सिस्टम को हमेशा के लिए रीसेट करके एक नया डेमोक्रेटिक सवेरा लाएगा? ये सवाल सिर्फ एक कंट्री का नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल इकोसिस्टम का है। अगर ये पूरी की पूरी सीरीज आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और साथ में ही कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक ऑप्शन नया आया है तो आप इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और आगे अगर कोई भी नई इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी नई जानकारी आती है तो हम एक नया एपिसोड बनाकर इस प्लेलिस्ट के अंदर डाल देंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।